उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पिरान कलियार को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिरान कलियार में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा कि पिरान कलियार में मानव तस्करी के साथ ही ड्रग तस्करी भी चरम पर है। इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने शादाब शम्स के इस बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बयान को निचले स्तर का बयान बताया। दसोनी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता की हनक में अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो बैठे हैं। देखिए, पिरान कलियार एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियार ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियार आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियार में रुकने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का एक बहुत ही निचले स्तर का बयान खूब जोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पवित्र धाम पिरान कलियार साहिब के लिए बहुत अनर्गल बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़कर शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड में जितने मदरसे हैं सबका सर्वे किया जाएगा। ऐसे में ऐसा लगता है कि शादाब शम्स कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गए हैं अपने नए मिले हुए पद को लेकर। वो मदरसों के सर्वे की बात करते हैं, वो पिरान कलियार से गंदगी साफ करने की बात करते हैं। उत्तराखंड में बच्चा चोरी की झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। DGP अशोक कुमार ने सभी SSP और SP को निर्देश जारी कर कहा है कि अगर कोई झूठी अफवाह फैलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कोटद्वार में 3 नाबालिगों के शव बरामदगी की घटना को बच्चा चोरी की अफवाहों से जोड़ा जा रहा था, जिस पर DGP अशोक कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन बच्चों की मौत एक्सीडेंट के कारण नजर आ रही है। इसमें आपने कहा कि NSA लगाया जाएगा, पूरा क्या आदेश है? नहीं, देखिए बेसिकली ये बहुत खेदजनक है कि कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि बच्चा चोर गिरोह आ गया है, फिर उसके शक में कुछ लोग किन्हीं भी अज्ञात लोगों को पकड़ करके उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है, अमानवीय है और किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध लोग क्षेत्र में हैं और तो आप पुलिस को बताइए, पुलिस वेरीफाई करेगी कौन है, क्या कर रहे हैं। इस तरह से अफवाहें फैलाना पूर्णतः गलत है और कई बार वो पूरी लोक व्यवस्था को भंग कर देता है। जो NSA का एक मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है कि अगर किसी भी काम से किसी के लोक व्यवस्था भंग होती हो तब हम उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों पे हम NSA भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा लगाया ही जाएगा, किंतु अगर कोई इस तरह अफवाह फैलाने पे इस हद तक आगे आ जाएगा तो हम NSA का यूज कर सकते हैं। उत्तराखंड लैब टेक्नीशियनों ने परेड ग्राउंड से भारी संख्या में सचिवालय कूच किया। प्रदेश महासचिव मयंक राणा ने बताया कि वो अपनी नियमावली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। पिछले दिनों उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी 2 बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्होंने भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें सचिवालय कूच करना पड़ा। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी नियमावली को बनाया जाए और लैब टेक्नीशियनों को परमिनेट किया जाए। 22 सालों से अभी तक BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से जो पास उत्तीर्ण छात्र हैं उनके लिए कोई भी नियमावली नहीं है प्रदेश में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि कृपया आप जो है हमारी नियमावली तैयार करें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है रोजगार प्राप्त हो। जो लोग इस समय जो है आउटसोर्स पर कुछ लोग हमारे काम कर रहे हैं और इस प्रकार पूरे प्रदेश के जो है जितनी भी इकाइयाँ हैं वहाँ हमारे लोग विभिन्न माध्यमों से लगे हुए हैं और जो है अपना काम कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन यहाँ पर करने आए हैं और सरकार से सिर्फ एक निवेदन करते हैं कि वो हमारी नियमावली को जल्द से जल्द तैयार करने में हमारी सहायता करें। राजधानी देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों का सम्मान किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान गणेश जोशी ने पत्रकारिता के गिरते स्तर पर भी अपनी बात रखी। वहीं संयोजक रविंद्रनाथ कौशिक ने बताया कि ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ये पहला अधिवेशन नगर निगम के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यस्तता के चलते वो शामिल नहीं हो पाए। पहले पत्रकार खुद मेहनत करता था, वो खबर ढूंढ के लाता था, और आज के ज़माने में तो खबर खुद मिल जाती है।
लेकिन उसके बाद ये नहीं देखते कि उसका प्रतिफल क्या होगा, उसकी सच्चाई जने बना उसको जो फ्रॉड कर दिया जाता है, उससे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ऐसे में ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को आगे आने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा है कि मैंने कई सिंधु पत्रकार जो पुराने मेरे साथी हैं, मैंने आज यहाँ पर उनको देखा है। 1985 में जब हम संघर्ष कर रहे थे, जब से हमारे साथ थे, और मुझे जानकर हर्ष हुआ है कि 4 सेशन को मिलाकर आपने ये शुरुआत की है। मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी संस्था पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक पुराना पत्रकारिता का इतिहास था, एक नया हम स्थापित करेगी। हमने 3-4 संगठनों को मिला करके, कोई पहाड़ के संगठन है, उस आपके ये NUJI उत्तराखंड है और एक डिजिटल है, तो इन सब का हमने ये एक संगठन बनाया है, ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड। उसका ये पहला अधिवेशन है। उसमें मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा है कि वो श्योरिटी थी नहीं। तो हमारे सैन्य कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने हमारा उद्बोधन किया है अभी, और NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रिब्यून के संपादक रहे हैं अशोक मलिक जी, वो चंडीगढ़ से हमें संबोधित करने आए हैं। DG सूचना, महानिदेशक सूचना, वो विभाग से और सरकार से पत्रकारों के लिए क्या अपेक्षा है, क्या हमें सुविधाएं दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, वो बताने के लिए हमारे यहाँ आए हैं। पौड़ी के गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव डॉक्टर संजीव नैथानी की शिकायत पर पुलिस ने संदीप कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि संदीप कुमार ने साल 2018-19 में हुई शिक्षकों और कुल सचिव पदों पर नियुक्ति साक्षात्कार प्रक्रिया के सरकारी महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब कर दिए थे। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दिनांक 30/10/2021 को 409-473 में थाना पौड़ी पर दर्ज हुआ था और इनके खिलाफ घुड़दौड़ी से शिकायत थी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उस पर तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, जिनसे कुछ इनसे दस्तावेज मांगे गए थे। इन्होंने वो दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस पर आज जिसके संबंध में श्रीमान DGP महोदय ने एक SIT गठित की थी। उसके बाद SIT ने पूरी कार्रवाई करने के बाद जो है आज इनके निवास देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ में अग्निवीर भर्ती के नियमों में बदलाव से नाराज भूतपूर्व सैनिक संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट का कहना है कि कई अभ्यर्थियों को परसेंटेज के आधार पर बाहर किया जा रहा है और वहीं हाइट के हिसाब से वजन के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को मायूस होना पड़ रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से उचित कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो एक भर्ती सेना भर्ती अग्निवीर के माध्यम से यहाँ पे की गई, तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे भर्ती है, चाहे सेना की तरफ से चाहे प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे सेना को ज्वाइन करने का। लेकिन कुछ अनियमितताएं हैं, जिसमें एक परसेंटेज को लेके है, जिसमें जो बोर्ड बोलता है कि 5 नंबर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जाते हैं, लेकिन सेना द्वारा 6 सब्जेक्ट का लिए है। कुछ हमारे 500 से 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार भर्ती में प्रतिभा करने का मौका नहीं मिला है। और कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जो वेट से संबंधित हैं, कि इसमें जो एक क्राइटेरिया पहले होता था कि 47 kg वेट का होता था, उसमें कुछ मानक बदले गए हैं। उसमें से कुछ हमें लगता है कि अनियमितताएं हैं। तो अगर इनमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो हमें लगता है कि अगले बार की जो भर्तियाँ होंगी उसमें हमारे बेहतर युवाओं को बेहतर मौका मिलेगा अपने को यहाँ पे परफॉर्म करने का। इस लड़के ने पहले रानीखेत और बनबसा में भर्ती निकाली थी और कोरोना काल की वजह से ये लोग इन लोगों का रिटर्न नहीं हो पाया था। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि जहां वो लड़का पहले भर्ती निकालता है और यहाँ पर उसको परसेंटेज के हिसाब से उसको बाहर कर दिया जाता है। मेरी यह मांग है कि चलो जो ये वाली भर्ती तो निकल गई, आने वाली भर्ती में ज़रूर जो ये परसेंटेज का मामला है इसको ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव बरमू में जल संकट गहराया हुआ है। लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि 2014 में जल निगम के द्वारा क्षेत्र के लिए पेयजल लाइन शुरू की गई थी, जिसमें 60 लाख रुपए भी खर्च किए गए। इसके बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि उसके द्वारा पुरानी योजना में लगे पाइपों को उखाड़कर हर घर नल हर घर जल योजना में लगाया जा रहा है। 2019-20 में सर BADP से जो है जलस्थान से ठेका हुआ था, जिसमें 4 लाख का था, 1 लाख नरेगा, 3 लाख BADP का।
जिसमें 800 मीटर की लाइन बनी, सूखी लाइन जो न स्रोत से जोड़ा गया न टैंकी से जोड़ा गया। बीच में ग्राम प्रधान द्वारा जो है 600 मीटर की लाइन को जो है उखाड़ा गया है। उसके संज्ञान में जो है उसके हल चाहिए। ग्राम पंचायत बारनों से हम लोग हैं। हमारे पास सबसे बड़ी पेयजल समस्या में जो पेयजल में जो धन का दुरुपयोग हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए डीएम साहब से मिलने के लिए। पेयजल जो लाइन बनी है जल मिशन के तहत उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। हम अस्कोट क्षेत्र से आ रखे हैं। हमारे यहाँ जो अस्कोट से लेकर के मौचौरा बड़ी गाँव गदाली के लिए रोड जाते हैं जो PWD के अंडर कमांड में है, उसके वो जो है 1 तारीख की और 2 तारीख 3 तारीख लगातार बारिश से वो रोड पूरी ध्वस्त हो चुकी है। इससे हमारे गांव की समस्या यह है कि हमारे जितनी भी गाड़ियां हैं वो उधर ही फंस चुकी हैं, बाइकें फंस चुकी हैं और जो भी बीमारी लोग हैं आना जाना लगभग हमारा पैदल रोड पे कम से कम मान लीजिए कि मतलब 5 किलोमीटर तक हमको पैदल आना पड़ रहा है। टिहरी जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े संकलन को लेकर डीएम सौरभ गहरवाल चंबा के जगधार रानीचौरी पहुंचे। डीएम की उपस्थिति में धान फसल की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों को संकलन किया गया। जगदार गांव के मुकेश कोठारी के धान के खेत में 30 वर्ग मीटर के प्लॉट में क्रॉप कटिंग की गई और उत्पादन के आंकड़े संकलित किए गए। यहां से 9.255 किलोग्राम धान उत्पादित हुआ, जिसमें से 5 किलोग्राम प्रयोग के लिए रखा गया, जिसको 15 दिन के बाद फिर से मापा जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की जिला कार्यकारिणी का द्विवार्षिक अधिवेशन चंबा में संपन्न हुआ। अधिवेशन में संगठन की लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर अधिवेशन में जिले की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें डीपी सेमल्टी को तीसरी बार जिला अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डीपी सेमल्टी ने कहा कि संगठन ने अपनी कई सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की है। मैं कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लगातार संघर्षरत रहूंगा और सर्वप्रथम हमारे कृषि विभाग में जो फील्ड कर्मचारी थे उनको वाहन भत्ता दिया जाता था, लेकिन शासन की में कुछ कतिपय ऐसे अधिकारी रहे जिनकी नकारात्मक सोच रही और विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी नकारात्मक सोच है, जिसके कारण कर्मचारियों का वाहन भत्ता जो 1200 रुपये शासन द्वारा स्वीकृत था वो बंद कर दिया गया है। उसके लिए पुनः हम इसमें मुख्यमंत्री जी और शासन स्तर पर इसमें वार्ता करेंगे और कर्मचारियों को पुनः इसको दिलवाएंगे। हमारे यहाँ कर्मचारियों की वर्ग 3 की जो कर्मचारी हैं उनको 4600 ग्रेड पे, जो कि BSc एग्रीकल्चर यहाँ पे कृषि विभाग में आता है और वही योग्यता हमारे जो क्लास 2 अधिकारी होता है वो सेम वही योग्यता उसकी होती है। और वर्ग 1 का जो हमारा सहायक कृषि अधिकारी जो टेक्निकल है उसको भी हम 4800 ग्रेड पे की मांग हमारे कर्मचारियों द्वारा रखी गई है। बेरीनाग महाविद्यालय के पास एक शिक्षक के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 गुलदार कैद हो गए, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मामले को लेकर वन विभाग ने तत्काल टीम का गठन करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की। रेंजर चंद्रा महारा ने बेरीनाग क्षेत्र के लोगों से समय पर घर पहुंचने और बच्चों को शाम के वक्त घर से बाहर न छोड़ने के साथ ही जंगलों में अकेले न जाने की अपील की। समस्त क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में गुलदार का आतंक चल रहा है। हमारे द्वारा इसमें यह कहा गया है कि समस्त लोग सायंकाल अपने बच्चों को, बुजुर्गों को समय पर अपने घर पर लाएं तथा बिजली को हमेशा खुले रखें। और हम वन विभाग की टीम जो भी गश्त कर रही है उसमें कल सीसी कैमरे में गुलदार घूमता हुआ नजर आया। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ कुंदन कुमार की अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार देर रात भी अवैध उपखनिज अभिवाहन करते हुए 3 डंपरों को सीज किया गया, जिसके बाद से डीएफओ के तबादले की खबरों से भी बाजार गर्म है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में वन प्रभाग तराई पश्चिमी के द्वारा 75 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारा काशीपुर रेंज के अंतर्गत NH 74 राजमार्ग है उस पर शिकायतें मिल रही थी कि उप खनिजों का अवैध अभिवाहन हो रहा है। तो इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल के स्टाफ थे और ये उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो इसमें कल रात जो है कई वाहनों की चेकिंग की गई और इसमें कुल 3 वाहने उप खनिज का अवैध अभिवाहन करते हुए पकड़े गए हैं। तो इनको जो है नियमानुसार इनको सीज कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
काशीपुर में बसपा से विधायक प्रत्याशी रहे गगन काम्बोज ने रामनगर के विकासखंड परिसर में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने पेपर लीक मामले के विरोध में कुमाऊं भर में युवा जनाक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रैली 14 सितंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी, जिसे कुमाऊं भर में निकाला जाएगा। पूरे उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वीडियो भर्ती ले लो, अब तक यूकेएससी की जितनी भर्तियां हुई हैं सब में एक एक करके सबके सामने है, पूरे उत्तराखंड के सामने सारी चीजें हैं, कोई बचा नहीं है। अब तक इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीधी सी मांग है यहाँ उत्तराखंड के हर एक परिवार की, हर एक युवा की एक ही मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। ये पूरा उत्तराखंड में एक जन आंदोलन के रूप में होगा। पूरे गढ़वाल में सारा युवा एकजुट है। कुमाऊं से हम तैयारी करने जा रहे हैं, सभी युवा साथी जितने भी हैं।